उपन्यास तमस। हमने इसका सारांश पढ़ा, अब इसमें पढ़ेंगे इसके प्रमुख कथन। इसमें क्या क्या प्रमुख कथन बोले गए हैं तमस के अंदर। जर्नैल बोले जा रहा था, गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, मैं भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। अगला कथन है, किसी सुनसान सी घाटी है, लीजा बुदबुदाई। नहीं, लीजा यह बड़ी ऐतिहासिक घाटी है। हिंदुस्तान में आने वाली सभी हमलावर इसी रास्ते से आए थे। मतलब जो उसका लीजा और उसके पति के बीच संवाद चलता है तो बताता है कि एक ऐतिहासिक घाटी है, हिंदुस्तान में आने वाले जितने भी हमलावर आए इसी रास्ते से आए, मध्य एशिया से आने वाले भी और मंगोलिया से आने वाले भी। ये रिचर्ड बता रहा था। रिचर्ड का उत्साह बढ़ रहा था। अलेक्जेंडर भी इसी रास्ते हिंदुस्तान आया था। आगे चलकर घाटी दो रास्तों में बट गई। एक रास्ता तिब्बत की तरफ चला गया, दूसरा अफगानिस्तान की तरफ। फिर है देश अपना नहीं। लीजा पर इतिहास का विषय तो अपना है। लीजा उसे कहती है ये देश अपना नहीं है। कहता है जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो तो सब्जेक्ट हमारा ही है, हमें पढ़ना चाहिए, इसके जानना चाहिए इसके बारे में। यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। ये लोग अपने इतिहास को जानते नहीं हैं, ये केवल उसे जीते भर है। ये रिचर्ड ने कहा, यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं, आप चाहे जो कहें। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती, ये महमूद ने कहा। बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। तो ये हिंदू और मुसलमानों की पहचान बता रहा है रिचर्ड अपनी पत्नी को। बुद्ध की मूर्तियों में सबसे बड़ी खूबी यह धीमी सी मुस्कान है जो उनके होठों के आसपास खेलती रहती है। बुद्ध के बारे में बताते हैं कि इसकी मूर्ति की पहचान यही है कि ये हल्की सी स्माइल रहती है इनके चेहरे पर। ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस लेकर पत्थरों और खंडरों के बारे में बातें करते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। तो जब वो इतिहास के बारे में बता रहा होता है, एक्साइटेड हो रहा होता है, तो लीजा कहती है ये सब बेकार की बातें हैं, किसी औरत को ये बातें पसंद नहीं आएंगी। हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है वे किन किन बातों से एक दूसरे से अलग है। ये रिचर्ड कहता है, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। रिचर्ड ने कहा, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है। ये भी रिचर्ड ने कहा, सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें, एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखें। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। ये पुण्य आत्मा जी ने कहा था। शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़े। ये पादरी हर्बर्ट ने बोला। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। लेखक बाबू ने कहा, आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा, आए आज़ादी, हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते हैं, आज़ादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। ये सारे मजदूर आपस में बातें करते हैं। और लोग भी हैं, अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप रखते हैं। अपने समधियों को ही देखो कि मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने ना अफसरों के साथ बनाकर रखी ना हमसायों के साथ। अब लाला लक्ष्मी नारायण से उनकी पत्नी कहती है, हम मध्य वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। देवदत्त, साहिबान, मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है, उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम को बाहों में लेकर बैठा है और कहता है कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई हैं। हमें अंग्रेजों की बातों में नहीं आना चाहिए। और गांधी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम मिलकर रहेंगे। ये जर्नैल ने कहा। बंतो, तेरा रब राखा, सरबद्द दा रब राखा। जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी से आसरा नहीं दिया, सामान लूट लिया, घर को आग लगा दी। यहाँ जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है, हरनाम सिंह ने कहा। मतलब जहाँ सबको जानते थे वहीं हमें सहारा नहीं मिला तो कहीं और सहारा कहाँ मिलेगा। हम झूठी अफवाह सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ मेल जोल बनाए रखें और हलुतवशा कोशिश करें कि गांव में फसाद ना हो। ये सोहन सिंह ने कहा था जब गुरुद्वारे में मीटिंग चल रही थी। अगर हिंदू मुसलमान सिख
मिल जाते हैं, उनमें इत्तेहाद हो जाता है तो अंग्रेज़ की हालत कमज़ोर पड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं तो हालत मजबूत बनी रहती है। ये मीर दाद का एक मुसलमान व्यक्ति है जो अपने लोगों को समझा रहा है। रोशनी स्त्रियों के दमकते चेहरों पर पड़ रही थी। भावनाओं से उद्वेलित चेहरे, उत्कंठा, भय, अथाह श्रद्धा और विश्वास सभी उनकी आंखों में छाए थे। कहीं कहीं किसी युवती की चकित आंखें गुरुद्वारे का अनूठा दृश्य देखे जा रही थी। इन्हीं युवतियों में जसबीर भी बैठी थी, हरनाम सिंह चाय वाले की बेटी। सैयदपुर के निवासी होने का सिखों को भी उतना ही गुमान था जितना मुसलमानों को। सभी को सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूं पर, लुकाटों के बागों पर, यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जाड़ों पर, बर्फीली हवा पर समान रूप से नाज था। मतलब एक ही गांव के रहने वाले तो सबको नाज था उस पर, और इसी भांति अपनी मेहनत नवाजी पर, दरिया दिली पर और हंसमुख स्वभाव पर भी नाज था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर से लोग सैयदपुर के निवासी होने के नाते ही छाती ठोक कर मैदान में कूदे थे। ये लेखक ने कहा है। चांदनी पीली पड़ गई, धीरे धीरे पौं फटने लगी, सुबह होने लगी। रात का इंद्रजालिक वातावरण फिर से छिन्न भिन्न होने लगा। स्वच्छ शीतल हवा रोज की तरह बहने लगी। गांव के बाहर पके गेहूं के खेत इस हवा में झूमने लगे। हवा में लुकाटों की महक थी। नदी की ओर से हवा का झोंका आया, लुकाटों की महक से लदा हुआ। उसमें उन सफ़ेद फूलों की भी भीनी भीनी गंध मिली थी जो इस मौसम में झाड़ियों पर उगते थे। किसी किसी वक्त लुकाटों के बाग में तोतों का एक झुंड भी फड़फड़ाता, चीं चीं करता उड़ जाता। नदी का पानी नीला नीला हो रहा था। हवा का झोंका आता तो पानी में झुरझुरी सी होती। ये लेखक ने लिखा, वहाँ के वातावरण के बारे में एक्सप्लेन किया है। जब रोशनी फैलने लगी तो चीले और कौवे ढेरों के ढेर आसमान में उड़ने लगे। उनमें गिद्ध भी मंडराते हुए आ गए। स्कूलों में खड़े एक रुंड मुंड पेड़ पर 10-15 गिद्ध आकर बैठे। रुंड मुंड मतलब पत्ते वत्ते नहीं थे उसके ऊपर, एक ठूट पेड़ खड़ा है, उस पर 10-15 गिद्ध आकर बैठ गए। छोटे छोटे सिर, बड़ी बड़ी चीले, बड़ी बड़ी पीली चोंचें। कुछ गिद्ध कुएं की जगत पर भी आ बैठे जहां लाशें फूलने लगी थी। मतलब उसमें औरतें कूदी थी बच्चों के साथ अपने, तो उनकी लाशें फूल फूल कर ऊपर आ रही थी, तो वहां पर भी गिद्ध आने लगे। घरों की मुंडेरों पर भी जगह जगह गिद्ध आकर बैठ गए थे। गलियां सुनसान पड़ी थी। बिखरी लाशें गांव की निस्तब्धता को और भी गहरा बना रही थी। अब गांव की गलियों में कोई धीरे से भी चलता तो उसके पैरों की चाप गूंजती थी, इतना सन्नाटा था। ये लेखक ने लिखा। बख्शी जी सरकार की तरफ से फौरन ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे स्थिति काबू में आ जाए, वरना इस शहर पर चीलें मंडराएंगी। पिछले 1 साल में रिचर्ड उसे 2 बार 3-3 महीने के लिए जेल भेज चुका था। यह आदमी फिसाद के पहले और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिल बैठने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहा था। इनकी नज़र अभी भी अमन पर ही थी। इस समय यह इसके अतिरिक्त कोई और बात नहीं करेगा। ये लेखक ने कहा। यहाँ सभी टोडी इकट्ठे हुए हैं, सरकार की चापलूसी करने वाले। हम किसी से डरते नहीं हैं, साफ बात मुंह पर कहते हैं। इन फिसादों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार उस वक्त कहाँ थी जब शहर में तनाव बढ़ रहा था? अब कर्फ्यू लगाया गया है, उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस वक्त साहब बहादुर कहाँ थे? हम किसी से डरते नहीं हैं, साफ बात मुंह पर कहते हैं। ये मनोहर लाल ने कहा कि आज कर्फ्यू लगाया तो ये पहले भी कर्फ्यू लगा सकते थे। फिसाद करने वाला भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज, घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज। ये बख्शी जी ने कहा। इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है। अब तुम्हें और क्या काम करना है? ये लीजा ने कहा। मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड? मुझे जलते गाँव की सैर कराओगे? मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती, ये लीजा ने रिचर्ड से कहा। हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। आप समझते क्यों नहीं? आप लंबी हाँकने लगते हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने घायल हुए, कितना माल का नुकसान हुआ। रिलीफ कमेटी का बाबू ये बात कहता है। बापू ने कहा कि हिंसा मत करो। अब फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं? क्या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ दूं? मार ले भाई, गर्दन झुका दूं, काट ले भाई, क्या करूं? ये कश्मीरी लाल ने कहा। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दोगे, ये शंकर लाल ने कहा। तुम खुद तशद्दुद नहीं कर। नंबर 1, तू तशद्दुद करने वालों को समझा भी, अगर समझाने का मौका है तो। नंबर 2, और अगर वह नहीं मानता तो डट कर मुकाबला कर। यह नंबर 3, मतलब 3 बातें बताता है। तू तशद्दुद नहीं कर, मतलब खुद झगड़ा मत कर, और कोई करे तो उसको समझा, और वो फिर भी ना माने तो डट कर उसका मुकाबला। दोनों एक दूसरे के साथ, ये बख्शी जी ने बताया, दोनों एक दूसरे के साथ खुलने लगे थे। अल्लाह रखा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाशो इस अनूठे अनुभव में भाग लेने लगी थी। उसे ग्रहण सी करने लगी। उसे लगता है जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है, वर्तमान बाहें फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए उतावला हो रहा है।
स्थिति इतनी बदल गई थी कि उसके प्रसंग में प्रकाशों के माँ बाप असंगत होते जा रहे थे, ये लेखक ने लिखा। यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत होगी, और अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन की, ये लेखक ने कहा। हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यहाँ सभी आए हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे? प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, लेखक ने कहा। मैं सोचता हूँ इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फ़िज़ा को बेहतर बनाएं। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उनकी आवाज़ का बड़ा असर होगा। मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में अमन का प्रचार करे, शांति का प्रचार करे। इसमें सभी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हों। इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि अगर एक बस का इंतजाम हो सके जिस पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिया जाए और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करे तो इसका बड़ा असर होगा, ये लुकस साहब ने कहा। साहिबान, इस तरह हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिरका वराना अनासर के खिलाफ हमें लड़ना है। यह ज़रूरी नहीं कि किसी को नुमाइंदगी मिले, ज़रूरी यह है कि अमन कमेटी सभी फ़िरकों की एक मुश्तरका जमात बनाए ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर से अमन की अपील कर सकें। इसी बात को मैं नज़र रखते हुए मैं तवजीज़ करता हूँ कि जनाब हयात बख्शी जी और ज्ञानी जोधा सिंह जी को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुनत्तिब किया जाए, मतलब उनको बनाया जाए, ये सदैव दत्त ने कहा। लोगों ने झांक झांक कर बस के अंदर देखा। कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठ कर आया था? लाउड स्पीकर पर नारे लगा रहा था। ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना, कुछ एक ने पहचान भी लिया। नत्थू मर चुका था, वरना नत्थू यहाँ मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। मुराद अली था वो, काले चेहरे और कटीली मूंछों वाला मुराद अली। उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखे जा रही थी और लाउड स्पीकर में से नारे गूंज रहे थे, ये लेखक ने लिखा। उसी दोपहर एक और मौत हुई। जर्नैल मारा गया। सन की तो पहले ही था। बगल में छड़ी दबाए लेफ्ट राइट करता हुआ दंगा रोकने निकल पड़ा। कोई नहीं जानता कि उसके मन में कोई विचार उठते थे या नहीं, पर दिल में बलबले जरूर उठते थे और कदम जरूर उठते थे और दिमाग में शायद सनक उठती थी, शहर में दंगा हो रहा है।